हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका परीक्षा युग के शानदार से प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि आपको पता है कि आपकी 3 क्लासेस जो है साइंस वार्ता की प्रैक्टिस बैच में जो है हो चुकी हैं। और आज उसी प्रैक्टिस बैच में अगली क्लास जो है, आज की जो क्लास होगी वो आपकी फिजिक्स से होगी। और फिजिक्स के एमसीक्यू जो है इस क्लास में हम करेंगे। और एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जब अगर आप चैनल पे नए आए हो या नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबके पास शेयर कर दीजिए। जो पुराने बच्चे हैं या जो पहले से ही हमारी जो क्लासेस जो है वो देख रहे हैं, जिन्होंने सारी क्लासेस देखी हैं, वो एक बार जल्दी से सबके पास शेयर कर देंगे। और जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं तो उनको ये पहले की जो क्लासेस हैं, जो प्रैक्टिस बैच जो हमने चलाया था, उस प्रैक्टिस में जितनी भी क्लासेस आपकी हुई है वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए। द यूनिट ऑफ वर्क इज, कार्य की इकाई क्या है? ये आपका पहला क्वेश्चन है। कार्य की इकाई क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं जूल, न्यूट्रॉन, वोट और डायन। कार्य की इकाई क्या है? कार्य की यानी कि वर्क की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, या द यूनिट ऑफ वर्क इज क्या होगा? कार्य की इकाई क्या होगी? जूल, न्यूट्रॉन, वोट, डायन। जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे, जल्दी से अपना जो आंसर है कमेंट कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा, कार्य की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है जूल। कार्य की एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है? जूल। कार्य की एसआई यूनिट आपकी क्या होती है? जूल। वाट अगर बात की जाए, वोट किसकी है? पावर की एसआई यूनिट होती है वोट। पावर की एसआई यूनिट है वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज। अब इसमें क्वेश्चन किया है बल की इकाई क्या है? बल। बल यानी कि फोर्स जो है, फोर्स की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या होती है? ऑप्शन दे रखे हैं फेराडे, फर्मी, न्यूटन और रदरफोर्ड। फेराडे, फर्मी, न्यूटन और रदरफोर्ड। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर जो है वो अपना कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? फोर्स यानी कि बल की इकाई क्या होगी? बल की इकाई क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन, जो कि कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर सी पे है। ऑप्शन नंबर सी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए डेंटिस्ट मिरर इज ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ए डेंटिस्ट मिरर इज ए। एक दंत चिकित्सक के दर्पण में क्या होता है, या एक दंत चिकित्सक के दर्पण क्या हैं? मतलब जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उनको चेक करने के लिए उनके मिरर का किस प्रकार का फॉर्म होता है, या कौन सा मिरर उनका होता है? तो ऑप्शन दे रखे इसके अंदर, सिलेंड्रिकल मिरर यानी कि बेलनाकार दर्पण, उसके बाद दे रखा है प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, और कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण, और कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। तो एक फिनोमिना हमने फिजिक्स की क्लास में वन शॉट के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पे एक फिजिक्स की क्लास है जिसके अंदर आपको कन्वेक्स और कनकेव से रिलेटेड सारे डाउट जो हैं बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझा रखे हैं। वहां जाके देख सकते हैं जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, या जो बच्चे थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज इस क्वेश्चन में हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा डी। डी यानी कि कॉनकेव मिरर। कनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कनकेव मिरर। इसके अंदर मैंने एक बात आपको समझाई थी कि जब भी आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, कॉनकेव यानी कि ये अक्षर है बड़ा, ये अक्षर है बड़ा, तो ये छोटी चीज को बड़ा करने का काम करेगी। यानी कि दंत जो चिकित्सक होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं, उनको क्या क्या चाहिए होता है? उनको जो चीज देखनी है वो थोड़ी सी जूम देखनी है, यानी कि थोड़ी बड़ी करके देखनी है। तो इसके लिए किसका यूज होगा? कनकेव मिरर का यूज हो जाएगा। अगर यहां फिर भी कंफ्यूजन बचता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पे वन शॉट के नाम से फिजिक्स का एक चैप्टर है, वहां के कनकेव और कन्वेक्स मिरर के नाम से एक वीडियो मिलेगी, उसको आप देख लेंगे। आप जीवन में कभी भी कन्वेक्स और कनकेव मिरर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉमनली नोन एज।
क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉमनली नोन एज। ऑप्शन दे रखे हैं वेलोसिटी, स्पीड, मोमेंटम और एक्सेलेरेशन। वेलोसिटी, स्पीड, मोमेंटम और एक्सेलेरेशन, ये चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो इनमें से आपको राइट आंसर जो है चूज करना है। एक बार हिंदी में समझ लेते हैं। वेग के परिवर्तन दर को सामान्यतः वेग के परिवर्तन के दर को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? वेग के परिवर्तन को सामान्यतः क्या कहा जाता है या किस रूप में जाना जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? वेग, गति, संवेग या त्वरण। वेग, गति, संवेग या त्वरण। जल्दी से इसका राइट आंसर जो है कमेंट करेंगे कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 1 वेग, ऑप्शन नंबर 2 गति, ऑप्शन नंबर 3 संवेग और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि त्वरण। इसका राइट आंसर जो होगा जल्दी से कमेंट करेंगे क्या आंसर होगा राइट। इसका राइट आंसर होगा त्वरण यानी कि एक्सेलेरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉमनली नोन एज, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। संवेग जो है यानी कि वेग की दर परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, एक्सेलेरेशन कहते हैं। और एक्सेलेरेशन कौन से ऑप्शन पे है? एक्सेलेरेशन आपका ऑप्शन नंबर डी पे है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर जो आपके सामने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि है? निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि बतानी है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, मास। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, मास, यानी कि बल, वेग, त्वरण, द्रव्यमान। बल, वेग, त्वरण और द्रव्यमान, हिंदी में इनको ऐसे बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन किया है अदिश राशि क्या होती है? एक बार मैं आपको बताता हूं। जो वेक्टर क्वांटिटी है या जो स्केलर क्वांटिटी है, इनका फिनोमिना क्या है? इसको कहा जाता है सदिश, इसको कहा जाता है अदिश। देखिए बेटा, स्केलर क्वांटिटी में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है और इसके अंदर आपको मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होते हैं उनको आप वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, और जिनके अंदर मैग्नीट्यूड की मात्रा की सिर्फ आवश्यकता होती है उसको आप स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। तो आप यहां देख लीजिए, बल कौन सी इकाई है? बल कौन सी इकाई है? बल एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेग यानी कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद एक्सेलेरेशन क्या है? एक्सेलेरेशन में तो अभी बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर बात करें तो एक्सेलेरेशन होता है। तो एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाएगा? अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा बचा? मास यानी कि द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है इसका आंसर जो है राइट हो जाएगा। कौन से ऑप्शन पे है? द्रव्यमान यानी कि मास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो द्रव्यमान जो है इसका राइट आंसर होगा। एक बात समझ लीजिए, यहां आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ेगी और वेक्टर क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके अंदर आपको दिशा और मात्रा दोनों की आवश्यकता पड़े। जिसके अंदर आपको दिशा और मात्रा दोनों की आवश्यकता पड़े उसको आप वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जिसमें आपको सिर्फ मात्रा की जरूरत पड़े उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। तो इनके अंदर सिर्फ द्रव्यमान के अंदर ही हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है। और मास या द्रव्यमान जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, चुंबक के केंद्र पर आकर्षण बल कितना होता है? चुंबक के केंद्र पर आकर्षण बल कितना होता है? सर्वाधिक होता है या ध्रुवों से दुगना होता है
या शून्य होता है या ध्रुवों के समान या ध्रुवों से आधा होता है। What is the force of attraction at the center of a magnet? किसी भी चुंबक के, मान लीजिए ये चुंबक है, ये आपके सामने एक चुंबक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि इसके अंदर कहां पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, इसके पोल्स के ऊपर होगा या सेंटर पे होगा या सेंटर के इन दोनों के कंपैरिजन में इसमें आधा होगा। तो ये ऑप्शन आपसे पूछे हैं। तो इसमें आपसे पूछा है कि जो सेंटर है, सेंटर यानी कि इसका जो केंद्र है, इस केंद्र में कितना अट्रैक्शन फोर्स होगा। आपने एक बात पढ़ रखी है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, या जो आसपास या समान जो होते हैं, समान पेयर जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट पेयर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे आपको ये कॉमन सी मैंने जानकारी मैग्नेट के बारे में आपको बता दी है। और इसमें ऑप्शन जो है मैक्सिमम डबल ऑफ व्हाट इज एट पोल्स, या फिर जीरो, या हाफ ऑफ व्हाट इज इट एट पोल, यानी कि पोल्स के ऊपर जो है उसका आधा। ऑप्शन 4 हैं और 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर जल्दी से कमेंट आ जाना चाहिए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर बेटा 0 होगा। इसका राइट आंसर 0 होगा। क्या, कैसे होगा, इन दोनों के अगर मैं बात करूं, ये एक मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के दोनों सिरे जो हैं इनके ऊपर जो है यहां अट्रैक्शन होता है, इसके सेंटर में अट्रैक्शन ऑफ जो अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन की अगर कंपैरिजन की बात करें तो इसका अट्रैक्शन बीच में सेंटर में क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, साउंड ट्रेवल फास्ट इन, साउंड ट्रेवल फास्ट इन। आपसे क्वेश्चन किया है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसके अंदर पाई जाती है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसके अंदर पाई जाती है, यह क्वेश्चन आपका है। और इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, ठोस यानी कि सॉलिड, द्रव यानी कि लिक्विड, गैस, और फोर्थ है निर्वात यानी कि वैक्यूम। सबसे तेजी से जो साउंड है किसमें ट्रेवल करती है, यह क्वेश्चन आपके सामने है। सॉलिड, लिक्विड, गैस या वैक्यूम, किसके अंदर ध्वनि की जो चाल है सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा साउंड। इसका साउंड जो है ट्रेवल करने का राइट आंसर हो जाएगा आपका सॉलिड। क्या हो जाएगा, सॉलिड यानी कि ठोस। इसका राइट आंसर क्या होगा, ठोस। कौन से ऑप्शन पे है, फर्स्ट पे है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा कहां ट्रेवल करती है, ठोस के अंदर ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है। एक बार समझते हैं क्यों करती है, देख लीजिए। जो सॉलिड्स होते हैं उनके इंटर पार्टिकल्स गैप्स जो होते हैं वो बिल्कुल कम होते हैं। सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल्स गैप्स जो हैं, देखिए 3 चीज होती हैं। स्टेट ऑफ मैटर की अगर बात करेंगे तो 3 टाइप के स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर वैक्यूम की बात करेंगे तो वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल ही नहीं करती है। क्यों, क्योंकि वैक्यूम के अंदर पार्टिकल्स नहीं होते हैं, निर्वात के अंदर पार्टिकल्स नहीं होते हैं, और साउंड जो है बिना पार्टिकल्स के मूव नहीं कर सकती है। तो सॉलिड के लिए अगर बात करेंगे तो सॉलिड के इनके बीच का इंटर पार्टिकल गैप जो होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। लिक्विड का जो इंटर पार्टिकल गैप है वो थोड़ा सा सॉलिड से ज्यादा होता है। और गैस की बात करेंगे तो गैस का सबसे ज्यादा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जाए तो अब पार्टिकल्स की आवश्यकता चाहिएगी, पार्टिकल्स की आवश्यकता है साउंड को मूव कराने के लिए। तो इनको तीनों को अगर आप देखोगे तो इनमें सबसे ज्यादा साउंड कहां मूव करेगी, इसके अंदर मूव करेगी। यही आपका आंसर है, सॉलिड के अंदर मूव करेगी। सॉलिड कौन से ऑप्शन पे है, फर्स्ट पे है। ऑप्शन नंबर ए जो है या फर्स्ट जो है उसका ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु डिस्कवर्ड द एक्स-रेज, एक्स-रेज की खोज किसने करी थी, एक्स-रेज की खोज किसके द्वारा की गई थी, एक्स-रेज की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन है आपका। थॉमस सोवरे, थॉमस न्यूकोमेन, आइजोनिक न्यूटन और आइजैक न्यूटन और विलियम रोंटजन, विलियम रोंटजन किसके द्वारा खोज की गई थी एक्स-रेज की, एक्स-रेज की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम रोंटजन, विलियम रोंटजन।
विलियम रोंटगन, इसके द्वारा एक्सरेज की खोज की गई थी। और एक्सरेज की यूनिट जो अगर बात करेंगे तो वो भी क्या होती है, रोंटगन होती है। एक्सरेज की यूनिट रोंटगन होती है। और आप कमेंट करके जल्दी से ये बताएंगे कि कितने रोंटगन के ऊपर आपकी हड्डियों का एक्सरा जो है, ह्यूमन की हड्डियों का एक्सरा किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आज की क्लास का ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है ताकि आप थोड़ी मेहनत करें और बताएं हमें, कमेंट करके जल्दी बताना। विच लॉ डिफाइन फोर्स, अगला क्वेश्चन है कौन सा नियम, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया है, कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है। आपसे क्वेश्चन ये किया है कि न्यूटन का कौन सा नियम जो है डिफाइन फोर्स, फोर्स को यानी कि बल को डिफाइन करता है। न्यूटन का कौन सा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का फर्स्ट नियम, न्यूटन का सेकंड नियम और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये ऑप्शन है आपके सामने। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। इनमें से ऑप्शन आपको राइट जो है अपना बताना है, कौन सा आंसर जो है राइट होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन क्या डिफाइन करेगा, फोर्स यानी कि बल। बल को परिभाषित करने का काम न्यूटन का दूसरा नियम जो है करता है। और इसके बाद न्यूटन के बारे में एक बात, दो तीन बातें देख लेते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आपको पता होगा न्यूटन का तीसरा नियम है कि आप किसी भी चीज के ऊपर जितना फोर्स लगाते हैं वो उसको उसकी प्रतिक्रिया में आपको उतना ही फोर्स लगाती है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। और फोर्स को बल लगाने की यानी कि फोर्स की जो यूनिट होती है या फोर्स का जो फॉर्मूला है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान गुना में त्वरण जो है, द्रव्यमान गुना त्वरण यानी कि m इंटू ए जो है फोर्स का फॉर्मूला होता है। और फोर्स को डिफाइन करने का काम किसका है, न्यूटन का दूसरे नियम का है। दूसरा नियम कौन से ऑप्शन पे है, दूसरा नियम तीसरे ऑप्शन पे है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बैरोमीटर है अचानक एक कमी का रिकॉर्ड करता है तो वह क्या दर्शाता है। आपसे क्वेश्चन ये किया है कि भाई एक बैरोमीटर है जो वायु दाबीय मापन के लिए यूज किया जाता है, वायु दाबीय मापन के लिए यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपको यहां से भी एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, और एक क्या बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। इंस्ट्रूमेंटल अगर आपसे क्वेश्चन आता है, फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी कभी कोई एग्जाम ऐसा बचता है जिसमें से कोई ना कोई छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट ना पूछा हो, नहीं तो लगभग सभी एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि बीपी को मापने का यंत्र क्या होता है, वायु दाब को मापने का यंत्र क्या होता है, ह्यूमिडिटी को मापने का यंत्र क्या होता है। तो आप वन शॉट नाम से एक प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे और वहां पे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के नाम से एक वीडियो है, वहां जाके उसको देख लेंगे। इन फ्यूचर कभी भी आपका जो भी ये इंस्ट्रूमेंटल क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं वहां से सारे करवा रखे हैं, तो चेक कर लेंगे, उसको भी देख लेंगे। क्या बता रहा है देखिए, अत्यधिक ठंड का मौसम, अत्यधिक गर्म मौसम, आंधी या बारिश। अत्यधिक ठंड, अत्यधिक गर्म और आंधी या बारिश, आंधी या बारिश। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि बैरोमीटर में एकदम से अचानक से जो है गिरावट जो है वो दर्ज की गई है, तो वो बैरोमीटर क्या कहना चाह रहा है आपको, तो बैरोमीटर क्या कहना चाह रहा है ये जल्दी से आपसे ऑप्शन जो है बताना, कौन सा आंसर ठीक होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 3 यानी कि आंधी। बैरोमीटर जो है, अगर बैरोमीटर के अंदर एकदम अचानक से कोई गिरावट आती है तो वह मौसम खराब होने की जानकारी आपको देता है। और आज के सेशन का ये जो है लास्ट क्वेश्चन था। आई थिंक आपको फिजिक्स के 10 से 12 क्वेश्चन जो है कुछ सर्टेन टाइम में ही यहां से कवर हो गए हैं और आपने एक्सप्लेनेशन भी अच्छे तरीके से समझ ली होगी। और कल के लिए तैयार हो जाइए, कल फिजिक्स की दोबारा से एक सेकंड क्लास आती है, रोज शाम को 8 बजे बिना पूछे आप आ जाएंगे परीक्षा युग के प्लेटफॉर्म पे और आपको यहाँ पे क्लास बिल्कुल चलती हुई नजर आएगी। तो इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं।
आने वाली अपडेट के लिए जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको ठीक 8 बजे आपको पता चल जाए कि क्लास जो है हमारी चल चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, सेशन को समाप्त करते हैं। कल तक के लिए वेट करेंगे और कल इसी टाइम पे आपसे फिर मिलते हैं 8 बजे। उसके वहां तक, उसके समय तक आपने वेट करना है और एनालाइज करना है कि आप कितनी चीजों को पढ़ पा रहे हो। जिन बच्चों ने वीडियो पहले वाली नहीं देखी है तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख के सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस जो है साइंस में आज तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सब से रिलेटेड होगी और ये सेशन जो है लंबे टाइम तक हम चलाएंगे। जितने नए क्वेश्चन बनेंगे वो सब लेके आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।